सो हे गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो फाइनली वी आर बैक विद पदार्थ विज्ञान सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 9 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। इस चैप्टर के टोटल 3 पार्ट बनाऊंगा आधे आधे घंटे के, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो लूज़ ना हो और अच्छी तरीके से इंटरेस्ट के साथ आपको चीज़ें समझ में आए। बहुत जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं, आराम से हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ ऐसे छूटे ना और कोई भी ऐसा एमसीक्यू या फिर कोई शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ना आ जाए जो आपने कभी पढ़ा ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेट्स सी इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही सब चल रहा है। तो पार्ट 2 में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है द्रव्यानुसार वायवीय द्रव्यों के गुणों की परिगणना। तो सिंपल इस जैसे इसका ये हेडिंग है, तो हेडिंग से हम लोगों को पता चल रहा है कि जो वायव्यादि गुण हैं, जैसे वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जो पंच महाभूत होते हैं उनके जो गुण होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और भी उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के गुणों के बारे में, उनकी गुणों की परिगणना करेंगे कि कितने गुण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है वायु। तो वायु में टोटल 9 गुण होते हैं। स्पर्श स्पर्शादि अर्थात स्पर्श, संख्या, परिणाम, तथागत, संयोग, वियोग, परत्व, अपरत्व, ये कुल 8 हो गए। और वेग नामक संस्कार, ये कुल 9 गुण हो गए। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि स्पर्श क्या होता है, संख्या क्या होता है, परिमाण क्या होता है, पृथकत्व क्या होता है, संयोग, वियोग, परत्व, अपरत्व क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है। अभी नाम तो आपने पढ़ ही लिए, अब इसके मतलब भी आगे आएंगे, तो डोंट वरी। अभी जैसे होता नहीं कि सबसे पहले कोई इंसान मिलता है तो उसका हम लोग नाम पूछते हैं, फिर उसके बारे में बाद में जानते हैं ना। पहले ही इंसान मिला, वो अपना नाम उससे पूछा, आपने नाम क्या है, वो बताने लगा मेरा नाम ये है, मैं इस स्कूल का हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं उसमें अच्छा हूँ, तो आप खुद ही भाग जाएंगे उससे दूर। तो धीरे धीरे करके इंसानों को भी जानते हैं और इसको भी जानते हैं। तो अभी इसके नामों से आप लोग अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो जाएँ, आगे उसकी क्वालिटीज़ वो क्या चीज़ है पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो दूसरा है अग्नि। अग्नि में जो वायु वाले थे 9 गुण, ठीक है, ये तो हैं ही। उसके अलावा देखो लिखा हुआ है स्पर्शादि जो 8 गुण हैं, मतलब ये वाले 8 गुण हैं वो। वेग जो 9वाँ गुण था, रूप और द्रवत्व, ये कुल 11 अग्नि के गुण हो गए। तो 9 हो गए वायु के, 11 हो गए अग्नि के, 14 हो गए जल के, पृथ्वी के हो गए 14, आत्मा आत्मा के हो गए 14। ठीक है, फिर काल के हो गए 5, दिशा के हो गए 5, आकाश के हो गए 6, ईश्वर इसके हो गए 8 और मन के हो गए 8। ठीक है, तो ये नंबर्स आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अगर अंदर की चीज़ें याद हो रही हैं तो याद करिए, वेल एंड गुड। नहीं याद हो रही हैं तो ऐसे बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मुझे याद नहीं हो रहा। इसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये जो पंच महाभूत हैं इनकी याद करने ही करने हैं, क्योंकि तो पहले भी ये पंच महाभूत में आ रखा है और इस चैप्टर में भी आ रहा है। तो यहाँ पे आपको गुणों की संख्या और उनके नाम अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जब देखा था, जब हम लोग आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इसको हर एक को अच्छे तरीके से कर रहे थे, हर एक स्लाइड पे एक हम लोग महाभूत कंप्लीट कर रहे थे, तो उसमें भी चीज़ें आई थी, बट वहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं थी। यहाँ पे इसके नाम, संख्या दोनों चीज़ें हैं, तो अच्छी तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, फिर चलते हैं आगे कौन कौन सी चीज़ें हैं और देखते हैं। तो बाकी यहाँ पे जो और हैं, जैसे दिशा हो गया, दिशा में सिंपल लिखा है उक्त संख्यादि 5 गुण। तो संख्यादि जो भी 5 गुण हैं, अभी रुको बताते हैं। जैसे जल हो गया, जल में स्पर्श आदि जो 8 गुण है वो वेग, द्रवत, गुरुत, रूप, रस, स्नेह 14 हो गए। पृथ्वी में हो गए स्नेह के अतिरिक्त जल के जो 13 गुण हैं वो, गंध, ये 14 गुण पृथ्वी के होते हैं। ठीक है, तो गंध वाला जो होता है वैशेषिक गुण होता है, विशेष गुण होता है पृथ्वी का। आत्मा में हम लोगों ने पढ़ाई था 14 गुण होते हैं। ठीक है, काल की बात करते हैं, संख्या आदि 5 गुण। तो संख्या आदि 5 गुण जो होते हैं, संख्या, परिणाम, प्रतिगत, संयोग और वियोग। तो ये जो 5 होते हैं, संख्या, लिख लीजिए, ये शायद लिखा नहीं है यहाँ पे। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, ठीक है, पृथकत्व और
संयोग और वियोग, वियोग। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। ये जो 5 गुण हैं, ये काल के होते हैं, दिशा के होते हैं, ठीक है? आकाश के होते हैं, आकाश में इसमें शब्द और ऐड हो जाता है तो 6 गुण हो जाते हैं। ईश्वर में 8 गुण होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें 5 कॉमन मिलती हैं आपको सब में। तो ये चीज़ें आप याद रखिए और बाकी थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं, थोड़ा दिमाग लगा के याद करिए। एक मतलब एक ऐसे टेबल भी बना सकते हैं, तो उससे आपको याद हो जाएगा। देखिए सिंपल सी चीज़ है, करना आप ही को याद है। अब मैंने चीज़ें बता दी, बट मैं याद थोड़ी ना करवा दूँगा, याद तो खुद ही करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा देखिए, ऐसी चीज़ें नहीं आती। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है कि शब्दादि गुणों का यथाक्रम विवेचन। तो विवेचन में हर एक जो गुण हैं, शब्दादि गुण जो 5 अर्थ थे, पंचार्थ बोल रहे थे, जिसको पंच तन्मात्रा बोल रहे थे, उनका अच्छे तरीके से हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। जैसे शब्द है, तो शब्द किसका वैशेषिक गुण था? शब्द स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इस क्रम में याद करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आएगी। तो शब्द था आकाश का वैशेषिक गुण। इसका इंद्रिय क्या थी? श्रोतेंद्रिय। ठीक है, कान कान जो थे, श्रोत द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, शब्द क्या क्या चीज़ हो गई? श्रोत ग्राहो गुणः शब्द। तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग श्रोतेंद्रिय द्वारा जिस गुण का ग्रहण होता है, ठीक है, जो गुण श्रोत द्वारा मतलब कर्ण द्वारा, कान द्वारा ग्रहण करे जाते हैं, वह शब्द होता है। यह दो भेद का होता है, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक मतलब म्यूजिक और वर्णात्मक मतलब लिरिक्स बेसिकली कह सकते हैं। ठीक है, जो हम लोग अक्षर और अल्फ़ाबेट्स इन सब की मदद से जो चीज़ें बोल रहे हैं, उनका उच्चारण कर रहे हैं, वो आ जाता है वर्णात्मक में, जिसमें वर्ण आते हैं। ध्वन्यात्मक जहाँ ध्वनियों की बात हो रही हो, वहाँ ध्वन्यात्मक भेद होता है। ठीक है, तो ये 2 भेद होते हैं शब्द के। तो ये अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। बाकी बहुत ज़्यादा नहीं है, देखिए कितना ईज़ी है। एक श्लोक आता है, श्रोतग्राहो गुणः शब्दा, फिर आता है स्पर्श, इसमें भी है त्वगेंद्रिय मात्रो ग्राहो गुणः स्पर्श। ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो गया, स्पर्श। ठीक है, जिस गुण का केवल त्वम त्वक त्वकेंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष अर्थात ग्रहण होता है, वह स्पर्श है। ठीक है, तो जो हम लोग स्किन के द्वारा महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम लोग स्पर्श कहते हैं। ठीक है, स्पर्श गुण कहते हैं, क्वालिटी ऑफ टच, स्पर्श। ठीक है, यह स्पर्श 3 प्रकार का होता है, शीत, उष्ण और अनुष्ण शीत। ठीक है, शीत मतलब कोई ठंडक, ठंडी चीज़ है, उष्ण मतलब गर्म चीज़ है और अनुष्ण मतलब गुनगुना या फिर कह सकते हैं ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्म। ठीक है, तो ये 3 टाइप के टच कह सकते हैं हम लोग होते हैं। वह पृथ्वी, जल, तेज और वायु में रहते हैं, जिसमें जल में क्षारस्ताप, तेज में उष्ण स्पर्श और पृथ्वी एवं वायु में अनुष्ण शीत स्पर्श होता है। यहाँ क्षार नहीं होगा। कुछ-कुछ देखिए मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि टाइपिंग करना होता है, बहुत तेज़ टाइप होता है ना चीज़ें, तो बीच-बीच के कुछ शब्द जो होते हैं वो मिसटाइप्ड हो जाते हैं। यहाँ शीत होगा, ठीक है? तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। शब्द मतलब क्या होता है? स्पर्श मतलब क्या होता है? शब्द मतलब जो भी ध्वनियाँ या फिर वर्ण का जो उच्चारण करते हैं, तो जो गुण होता है, जिस गुण से हम लोग सुन रहे होते हैं, वो शब्द होता है। स्पर्श वो होती है जिस चीज़ से हम लोग टच कर सकते हैं, तो जो टच करने की एबिलिटी होती है उसे स्पर्श कहते हैं। फिर रूप की बात करते हैं, तो रूप सिंपल सी चीज़ है, चक्षु मात्र ग्राहो गुणों रूपम। ठीक है, तो ये रूप रूप आ जाता है जिस गुण का प्रत्यक्ष अर्थात ग्रहण केवल चक्षु इंद्रिय द्वारा हो, वह रूप कहा जाता है। ठीक है, तो जो हम लोग आंखों से देख सकते हैं, उस गुण को हम लोग कहते हैं रूप। ठीक है, वह रूप शुक्ल मतलब वाइट, नीला, पीत, रक्त, हरित मतलब रक्त मतलब ब्लडी रेड, हरित मतलब ग्रीन, कपीश, चित्र, इन इस तरीके से 7 होते हैं, 7 भेद होते हैं रूप के। तो ये भी कलर्स हैं। ये एग्जैक्टली कैसे होते हैं मैं आप कैसे ही बताऊँ, बट अगर आपको देखना हो तो गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, चित्र कैसा होता है, कपीश किस तरीके का होता है। ठीक है, बाकी ये तो कॉमन है। वह रूप पृथ्वी, जल और तेज में रहता है, जिसमें जल में अभस्वर शुक्ल रूप में और
तेज में भस्कर शुक्ल रूप रहता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप आगे देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे रूप हो गया, अब हम लोग देखेंगे रस के बारे में। ठीक है, तो रस में लिखा हुआ है रसन ग्राहो गुणों रसा, कि रसेंद्रिय द्वारा जो गुण प्रत्यक्ष होता है, जिस गुण का ग्रहण होता है, वह रस कहलाता है। रसेंद्रिय क्या है? हम लोग की टंग। ठीक है, टंग के द्वारा जिस गुण के द्वारा हम लोग ये पता कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरीके की है। ठीक है, किस टेस्ट की है, तो वही टेस्ट का जो एबिलिटी होती है उसको हम लोग रस कहते हैं। ठीक है, मधुर की बात करें, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, टेस्ट की बात करें तो टेस्ट 6 प्रकार के होते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। वह पृथ्वी और जल में रहता है, जिसमें पृथ्वी में अम्ल आदि 6 प्रकार का रस रहता है, किंतु जल में केवल मधुर रस रहता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके इंफॉर्मेशन के लिए हैं। बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, एक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। कल को एमसीक्यूज़ में आ जाता है तो आप लिख पाएँ। ठीक है, फिर आता है आगे गंध। तो घ्राण गाहो गुणों गंध। ठीक है, घ्राण, घ्राण मतलब होता है नाक। ठीक है, नासिका। घ्राणेन्द्रिय द्वारा जिस गुण का ग्रहण होता है, प्रत्यक्ष होता है, वह गंध गुण कहलाता है। मतलब जो चीज़ हम लोग स्मेल कर सकते हैं, तो जो स्मेल की एबिलिटी होती है उसे हम लोग गंध गुण कहते हैं। सुगंध और दुर्गंध भेद से 2 प्रकार के गंध होते हैं। ठीक है, अच्छी स्मेल और बुरी स्मेल। पृथ्वी मात्र ही इसका आधार द्रव्य है, मतलब ये पृथ्वी का वैशेषिक गुण है। अगर पृथ्वी महाभूत नहीं होगी इसमें, तो गंध भी नहीं होगी। ठीक है, पृथ्वी महाभूत जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि आधे में आधा महाभूत रहता है, तो इसमें पृथ्वी महाभूत रहता है गंध गुण में। तो जहाँ पे पृथ्वी महाभूत की बात होगी तो वहाँ पे गंध जरूर होगा, अर्थात गंध गुण पृथ्वी में ही रहता है। शब्दादि गुणों की चिकित्सा में उपयोगिता। ठीक है, इतनी चीज़ें देख ली कि हम लोगों ने शब्दादि गुण देख लिए। 5 होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। उनका क्या मतलब होता है, उनके छोटे छोटे श्लोक्स देखे हम लोगों ने तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग। अब ये हम लोग देखेंगे कि उनकी उपयोगिता क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है रोगी परीक्षा में इन शब्दादि गुणों का ज्ञान चिकित्सक के लिए आवश्यक है। जैसे कोई पेशेंट आता है हम लोगों के पास, तो सबसे पहले जो हम लोग उसको एग्जामिन करते हैं, कैसे एग्जामिन करते हैं? पहले देखते हैं, पहले देखते हैं, सी करते हैं। दूसरा देखते हैं, मतलब टच करके देखते हैं। फिर तीसरा हम लोग स्मेल करते हैं चीज़ें। ठीक है, जैसे पुराने टाइम पे ऐसे जो पुरीश होता था उसकी स्मेल करके हम लोग पता लगाते थे कि क्या व्याधि है इसकी। ठीक है, फिर इसी तरीके से इन शब्दादि गुणों हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो उनकी मदद से हम लोग पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि शब्दादि गुणों का ज्ञान चिकित्सक के लिए आवश्यक होता है। जैसे रोग की उत्पत्ति में असात में इंद्रिय संयोग एक प्रधान कारण कहा गया है। इन अर्थों शब्दादि का अतियोग, हीन योग, मिथ्या योग एवं समयोग आरोग्य का कारण होता है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि शब्दादि का अतियोग, हीन योग एवं मिथ्या योग, तो ये 3 तरीके के योग होते हैं। हीन योग किसी चीज़ का कम हो जाना। ठीक है, कम हो गया। अति योग किसी चीज़ का ज़्यादा हो जाना। मिथ्या योग मतलब कोई चीज़ होनी चाहिए थी बट उसकी जगह कोई और चीज़ हो गई। अगर एग्जाम्पल से देखते हैं तो किसी को बहुत, मतलब कान का एग्जाम्पल लेते हैं, तो किसी को बहुत कम सुनाई पड़ने लगा तो वो भी एक रोग की कारण है। किसी को बहुत ज़्यादा सुनाई पड़ने लगा, वो भी एक रोग का कारण है। किसी को बिना कुछ बोले ही कुछ सुनाई पड़ने लगा तो वो भी एक रोग का कारण है। तो अब समझ में आ गया होगा ना, हीन योग क्या है, अति योग क्या है और मिथ्या योग क्या है। कम होना, ज़्यादा होना और और जो नॉर्मल होता है उससे कुछ अलग हो जाना। जैसे गर्मी में बारिश का होना, तो ये मिथ्या योग है, जनरली नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब गुणवादी 20 गुण के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए, ये आपके सिलेबस में सबसे बड़ा चैप्टर है गुण। ठीक है,
इसको टैकल करने के लिए थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी हम लोगों को, वरना इतना बड़ा चैप्टर है, ये अकेला ही 3-4 चैप्टर के बराबर है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हर एक चीज़ की डेफिनेशन है, हर एक चीज़ का श्लोक आता है। ठीक है, अब जैसे हाँ चाहिए लॉन्ग में आ जाएगा कि गुणवादी 20 गुणों के बारे में बताइए, तो आपको 20 के 20 गुण बताने पड़ेंगे, उनका श्लोक लिखना पड़ेगा। सोचना है 20 श्लोक सीधे-सीधे हैं यहाँ पे, तो किस तरीके से हम लोग करें कि ये 20 श्लोक एक श्लोक से ही याद हो जाए। इस चीज़ के लिए मैं ट्रिक लाया हूँ, ये है, जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखते हैं, गुरु गुण जो होता है, ठीक है? इसका श्लोक आपको को पिछले पार्ट में दिखाया था मैंने। गुरु मंदहीम स्निग्ध शलजन स्नांद मधुस्धरा ससूक्ष्म विशदा विशंति सर्वे पर है, वो वाला जो श्लोक था, वो वाला श्लोक याद कर लीजिएगा। वो गुणवादी गुण का है, 20 जो गुणवादी गुण होते हैं उसका है। तो अगर हम लोग देखते हैं, जैसे हर एक का हम लोग को पढ़ना है, तो हर एक को इंडिविजुअली नहीं पढ़ सकते। तो उसके लिए हम लोग एक ट्रिक निकालते हैं कि क्या जनरलाइज करके हम लोग उसे पढ़ सकते हैं। तो जैसे गुरु गुण था, तो उसमें हेमाद्री का एक श्लोक आता है, यस्य द्रव्ये ब्रहणे शक्ति स गुरा। ठीक है, गुरु। तो जैसे एक गुरु का था, गुरु जो भारीपन होता है, जो हैवीनेस होता है, उसको बोलते हैं गुरु। अ, अंग ग्लानि मल वृद्धि बल प्रदान करता है, एवं ग्रहण एवं तर्पण करता है। ठीक है, ये जो होता है वेट प्रमोटिंग होता है, वेट प्रमोटिंग। ठीक है, ये मल की वृद्धि करता है। ठीक है, बल को प्रदान करता है, वेट बढ़ रहा है, ताकत बढ़ रही है। ग्रहण करता है मतलब वेट गेन कराता है। तर्पण मतलब पोषण प्रदान करता है। वैशेषिक के अनुसार जिस गुण के द्वारा वस्तु का स्वाभाविक पतन होता है, उसे गुरु गुरु कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी एवं जल महाभूत से गुरु गुण होता है, जैसे मांस एवं मछली। ठीक है, मछली, मांस मांस एवं मछली। तो ये चीज़ें हैं गुरु गुण के बारे में हम लोग ने देखी। सिंपल सी चीज़ है, एक नॉर्मल हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा इस तरीके से कि हाँ, अगर लिखना होगा तो किस तरीके से लिखेंगे। पहले एक श्लोक लिखेंगे, फिर उसके जो क्वालिटीज़ हैं वो लिखेंगे, उसको समझाएंगे, फिर उसका एक एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो उसी के लिए हम लोगों ने ये श्लोक मतलब ये टेबल देखा है, जिसमें गुण देख लिया हम लोगों ने। उसका पंच भौतिक संगठन कोई ज़रूरी नहीं है, मत याद करिए। ठीक है, दोष प्रभाव एक बार पढ़ लीजिए, बट ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुणवादी गुण के मुख्य कर्म क्या है हिमाद्री के अनुसार। तो हम लोग हिमाद्री के अनुसार इसका श्लोक देख रहे थे। तो हिमाद्री का श्लोक ये था। अब किसी और के लिए देखना है, जैसे ये तो गुरु के लिए था, अगर किसी और के लिए देखना है, जैसे स्निग्ध के लिए देखना है, तो क्या करेंगे, एक ट्रिक बनाई है जिसमें यस्य फिर जो मुख्य कर्म होगा हिमाद्री के अनुसार, इस टेबल में देख लीजिए मुख्य कर्म क्या है। इतने सारे ये सब मुख्य कर्म है, ब्रहण लंघन स्तंभन स्वेदन क्लेदन शोषण शमन शोधन धारण प्रेरण छलथन दृढ़ीकरण शालन लेपन रोपण लेखन विवरण संवरण प्रसादन और क्लियोडन। ठीक है, तो ये है। तो इस तरीके से ये सारे हम लोगों ने देख लिए मुख्य कर्म। हम लोगों को बस इतना ही याद करना है इसमें। ठीक है, हम लोग को इतना याद करना है, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। कैसे, श्लोक बनाना होगा किसी का, यस से लगा देना, फिर उसका मुख्य कर्म जो था वो रख देना, शक्ति सा जो भी गुण का आप बता रहे हैं उसको यहाँ रख दीजिए। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। 20 श्लोक आपके इस एक श्लोक से बन गया। देख रहे हैं कितना मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ट्रिक निकाला है। अब जैसे सबका अलग अलग था, तो एक हम लोग ने पकड़ लिया कि हिमाद्री के अनुसार हम लोग को देखना है, तो हिमाद्री वाले श्लोक इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, आप लिख के आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा इसमें, ये मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग ने इसको मदद से स्निग्ध का बनाना है। स्निग्ध मतलब होता है स्मूथनेस, तो उसमें लिखा हुआ यस्य। मुख्य कर्म क्या था स्निग्ध का, स्निग्ध का मुख्य कर्म था क्लेदन। ठीक है, यस्य क्लेदने शक्ति सा स्निग्धा। ठीक है, सिंपल। स्निग्ध चिकना गुण स्नेहादि तथा मृदुता करता है, यह बल एवं वर्ण कारक होता है। ठीक है, चिकनाहट प्रदान करती है बॉडी को। उसके अलावा सुश्रुत के अनुसार भी अन्य कर्म हैं, ये आप भी पढ़ सकते हैं इससे। ठीक है, कि
स्नेह मार्दव होता है, बल्य प्रदान करता है, वर्ण कारक होता है, ठीक है, वर्ण कारक होता है। क्लेदन जो होता है इसका मुख्य कर्म होता है, तो यहाँ मुख्य कर्म लिखा हुआ है। वातहर होता है, श्लेष्महर होता है, वृश्य होता है, बल्य होता है, बल प्रदान करता है, ठीक है। वृश्य होता है, वृश्य मतलब जो क्या कहते हैं स्पर्म काउंट होता है उसको बढ़ाता है। श्लेष्म कारक होता है मतलब चिकनाहट बढ़ाता है। और वातहर मतलब जो वात होता है उसको हरता है, उसको कम करता है, वात को कम करता है। जो चीज़ कफ को बढ़ाएगी तो वो वात को तो कम करेगी ही करेगी, सिंपल सी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। इतना शायद आपको अभी तक पता हो जाना चाहिए था, ठीक है। एक बार हम लोग सारे बीसों के 20 गुणवादी गुणों को देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या है। गुरु हम लोग को पता है हैवीनेस, लघु हम लोग को पता है लाइटनेस, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, ठीक है। उष्ण मतलब गर्म हो गया। फिर उसके बाद आता है स्निग्ध। स्निग्ध मतलब स्मूथनेस हो जाता है, ठीक है। फिर आता है रुक्ष गुण, ठीक है। स्निग्ध हो गया स्मूथनेस, रुक्ष हो गया ड्राइनेस, ठीक है। मंद होगा डलनेस। डलनेस मतलब कह सकते हैं कि चिरकारी होता है। चिरकारी अब कैसे समझे, मतलब धीरे धीरे कोई काम करने वाला, ठीक है। जो मंद होता है वो डल होता है, धीरे धीरे काम करता है। तीक्ष्ण की बात करते हैं तो ये शार्प होता है, कोई भी चीज़ है तीक्ष्ण है तो वो शार्प होगी, ठीक है। फिर आता है स्थिर। स्थिर मतलब होता है इमोबाइल, जैसे कोई भी चीज़ है वो चल नहीं रही है। फिर आता है सर। सर स्थिर का ही उल्टा मोबाइल, ठीक है। जो कोई चीज़ चल रही है जैसे जल हो गया, स्थिर कोई चीज़ चल नहीं रही है जैसे पृथ्वी है। तीक्ष्ण मतलब बहुत शार्प है, बहुत तेज है, अग्नि, ठीक है। मृदु, मृदु मतलब होता है सॉफ्ट, कोई चीज़ बहुत सॉफ्ट है। कठिन की बात करते हैं तो कठिन होता है हार्ड, सिंपल सी बात। विशद मतलब कोई चीज़ है कह सकते हैं कि साफ है, एकदम क्लियर है, तो विशद आ जाता है। पिच्छिल, पिच्छिल मतलब ऐसे कह सकते हैं चिपचिपाहट या स्लाइम। स्लाइम जो होता है, स्लाइम देखा होगा आपने, तो स्लाइम जो चीज़ होती है वो होती है पिच्छिल, ठीक है। स्लाइमीनेस जो हम लोग कहते हैं, तो वही होता है पिच्छिल। और शलक्षण, शलक्षण जो होता है स्मूथ, ठीक है। इस स्मूथ जैसे हम लोग ने स्निग्ध को भी बोला ना, तो इसको भी हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि ये भी पिच्छिल गुण के समान ही होता है, ठीक है। जैसे पिच्छिल हम लोग ने देखा था वो उसके समान ही होता है। फिर खर की बात करते हैं तो खर होता है रफ। और स्थूल की बात करते हैं, स्थूल मतलब स्थूल की बात करते हैं तो स्थूल मतलब होता है मोटा। सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, ठीक है। स्थूल मतलब बड़ा, सूक्ष्म मतलब छोटा। सांद्र की बात करते हैं तो सांद्र अब सांद्र की बात करते हैं तो सांद्र मतलब होता है गाढ़ा, कि कोई चीज़ है गाढ़ी है वो। और द्रव्य की बात करते हैं तो कह सकते हैं कि कोई चीज़ पतली है जो द्रव्य के टाइप की है, तो पतला होता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी, ये लिख लीजिए। जैसे मैंने बोला कि गुरु मतलब हैवी, लघु मतलब लाइट, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, स्निग्ध मतलब स्मूथ, रुक्ष मतलब रफ, मंद मतलब धीरे धीरे काम करने वाला, तीक्ष्ण मतलब शार्प तेज काम करने वाला, स्थिर मतलब एक जगह रहने वाला, मोबाइल, सर मतलब मोबाइल, मृदु मतलब सॉफ्ट, कठिन मतलब हार्ड। इसी तरीके से सारी चीज़ें आप लिख लीजिए, अभी मैंने बोला, ठीक है, ताकि आपको ईजी रहे, ठीक है। तो इसी तरीके से बीसों के 20 आपके गुणवादी गुण हो गए, बस ये 2 स्लाइड्स के अंदर अंदर। अभी आप बुक खोलेंगे ना, इतना ज़्यादा बड़ा गुणवादी गुण होता है ना, समझ ही नहीं आता किस तरीके से करें, किस कौन से कॉन्सेप्ट से करें। तो इस कॉन्सेप्ट से करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा ईजी रहेंगी। फिर आता है इच्छा, द्वेष, सुख दुख, प्रयत्न, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए हम मैंने बोला था ना कि हर एक चीज़ आएगी आगे, तो हर एक चीज़ आ रही है, हर एक चीज़ का डेफिनेशन आ रहा है। इच्छा मतलब हम लोगों ने देखा था किसी चीज़ की कामना करना, ठीक है, किसी चीज़ को पाना, किसी चीज़ को चाहना, ठीक है। कामना ही इच्छा है, अतः काम इच्छा का पर्यायवाची शब्द है। मन में किसी विषय अथवा वस्तु की जो कामना था चाहना होता है वह इच्छा है। दो प्रकार होते हैं इसके, फलेच्छा और उपायेक्षा, ठीक है। फलेच्छा मतलब रिजल्ट को पाने की कामना, उपायेक्षा मतलब सॉल्यूशन को पाने की कामना, ठीक है। ये चीज़ें हैं। फिर द्वेष की बात करते हैं तो जिसके होने पर आपको प्रज्वलित की भांति मानता है वह द्वेष होता है। किसी के मन में द्वेष का हो जाना मतलब प्रज्वलात्मक हो जाना, अतः द्वेष प्रज्वलात्मक
स्वरूप कहा गया है। मतलब कह सकते हैं किसी से जलन, ईर्ष्या करना। तर्क संग्रह में क्रोधो द्वेषः अर्थात क्रोध ही द्वेष कहा गया है, यह आत्मा का गुण है। ठीक है, इसमें क्रोध को कहा गया तर्क संग्रह में। सुख की बात करते हैं, हम लोग को सबको पता है हैप्पीनेस होता है। तो सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम। जब सब कुछ अनुकूल हो तो उसे हम लोग कहते हैं सुख। जैसे इष्ट हो गए, मित्र, शत्रु का जो प्रियजनक हो यह सुख है। सर्वेशाम इसका कथन है शत्रु एवं मित्र सभी। ठीक है, इसके छोटे छोटे श्लोक हैं। इच्छा कामा प्रज्वलनात्मको द्वेषः सर्वेशाम अनुकूल वेदनीय सुखम प्रतिकूल वेदनीय दुखम। ठीक है, जो सभी इष्ट मित्र शत्रु का अप्रियजनक हो वह दुख है। दुख अधर्मजन्य है, मतलब अधर्म करते हैं तो दुख की प्राप्ति होती है। और ये सभी प्रतिकूल अर्थात दुख के ज्ञान से ही दुख स्वाभाविक रूप से सभी के द्वेष का विषय अर्थात सभी को अप्रिय हो जाता है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग किसी से द्वेष करेंगे तो हम लोग को दुख मिलेगा, अधर्म करेंगे तो दुख मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से दुख ही दुख का कारण होता है। अगर कोई भी किसी से हम लोग द्वेष कर रहे हैं तो हम लोग के मन में दुख उत्पन्न होगा। प्रयत्न की बात करते हैं तो प्रयत्न वही हम लोग कह सकते हैं प्रैक्टिस या फिर कोशिश। ठीक है, कोशिश हम लोग कह सकते हैं प्रयत्न को। एक्शन या क्रिएशन ही प्रयत्न है, अर्थात उद्योग निरंतर मेहनत का प्रयास का प्रतीक है। फिर वह यत्न जो जीवन का कारण है, जीवन योनि कहा जाता है। जीवन योनि यत्न जीवन पर्यांत होता है। मतलब जो एक्शन है, जो हम लोग काम काम की बात कर रहे हैं, वो हमेशा चलता रहता है। यह यत्न जीवन अर्थात संचार का कारण है। यही चीज़ें हैं जो संचार करवाती हैं। तो इतनी चीज़ें थी पार्ट 2 में। बाकी चीज़ें हम लोग देखेंगे अब पार्ट 3 में। तो बहुत बड़े पार्ट्स नहीं बना रहा हूँ मैं, छोटे-छोटे पार्ट्स बना रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाएँ। ठीक है? यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अलग-अलग थे चीज़ें, गुण थे, हर चीज़ के अलग गुण थे। कुछ के 5 गुण हैं, कुछ के 6 गुण हैं, 8 गुण हैं, 14 गुण हैं। ठीक है? कुछ के 9 गुण हैं, 11 गुण हैं। तो ये नंबर्स आपको अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए। हम लोग ने इसमें देखा कि वायु के 9 गुण होते हैं, अग्नि के 11, जल के 14, पृथ्वी के 14, आत्मा के 14, काल के 5, दिशा के 5, आकाश के 6, ईश्वर के 8 और मन के 8। ठीक है? तो ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है, ये नंबर्स याद कर लीजिए ना। और इसमें ये जैसे लिखा हुआ है उक्त संख्यादि 5, तो इसका मतलब है संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और वियोग। ठीक है, ये 5 है, ये याद रखिएगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनका मतलब भी धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें आ जाएँगी। ठीक है? यहाँ पे हम लोग ने शब्दादि जो 5 गुण थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने गुणवादी 20 गुण, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको शॉर्ट में किस तरीके से हम लोग स्मार्ट वर्क कर सकते हैं वो देखा। ठीक है? हर एक गुणवादी गुण का हम लोग को मतलब पता चला, हम लोग ने मतलब देखा उसका। मुख्य हेमाद्रि के अनुसार मुख्य कर्म देखा, उसका श्लोक किस तरीके से बनाते हैं ये देखा, उसके बाद किस तरीके से हम लोगों को लिखना है ये भी देखा। ठीक है, तो ये गुणवादी 20 गुण जो थे हम लोग ने देखा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख, दुख एवं प्रयत्न के बारे में हम लोग ने देखा कि क्या क्या होता है। सबके छोटे छोटे श्लोक, इच्छा कामा प्रज्वलात्मक को द्वेष, सर्वेशम अनुकूल वेदनीयम सुखम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम प्रति प्रयत्न। तो ये हम लोग ने इनके श्लोक्स भी देखे, इनके बारे में भी देखा कि हाँ, इच्छा मतलब होता है कामना, द्वेष मतलब होता है जलन, सुख मतलब हैप्पी, दुख मतलब दुख, सैड, प्रयत्न मतलब कोशिश। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हम लोग पार्ट 3 में मिलते हैं जिसमें हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एंड विल फर्दर मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर्स। और इसी तरीके से हम लोग इस पदार्थ ज्ञान सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। द रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग फ्रॉम यू इज़ सो मच अप्रिशिएबल, कि जो आप दे रहे हैं रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। एंड आई हाईली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट वपोर्ट बनाए रहिएगा। बाकी ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।